अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है सुमित पी जी ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। और सर आज हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि इंडिया जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे जा रहा है जीसीसी के साथ, यानी कि गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको, और ये एक्चुअली क्या है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? देखिए आरजू जी, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। अच्छा टॉपिक चूज किया आपने। देखिए, जो जीसीसी में 6 कंट्रीज आती है, और अगर हम इन कंट्रीज में देखें, जो हमारे दो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हैं, इनमें से एक है यूएई और एक है सऊदी अरबिया। यूएई के साथ हम यूएई ऑलरेडी हमारा थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एज वी टॉक, और उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, ऑलरेडी हो चुका है। और मैंने आपसे पहले भी बात की थी, संभवतः हम यूएई से रुपी ट्रेडिंग में करेंगे। सोना लेना है 2 लाख किलो, और उनके पास यूएई में तेल भी है, अबू धाबी के पास तेल है। अब यहाँ पे देखिए सूरत हाल कहाँ बदल रही, सूरत हाल बदल रही है वेस्ट में। अभी फिर रशाकशी तन गई है, किसमें? वेस्ट में और केएसए में। जो बाइडेन कह रहे हैं कि अदनान खशोगी वाला केस हम भूल रहे हैं, पर नोपेक की बात कर रहे हैं। अभी आप देखिए, पिछले 17-12 दिनों में 17 लोगों को सजाए मौत दिया सऊदी अरबिया ने। उसमें से 3 या 4 तो पाकिस्तानी है, किसी छोटे मोटे इशू पे ड्रग पैडलिंग करते थे, अब वो करते थे वहां। अब ह्यूमन राइट्स वायलेशन कह रहा है, यार तुमने कहा था विल नॉट गिव डेथ पेनल्टी फॉर एनी, मतलब ना, ये नॉन वायलेंट क्राइम, ड्रग पैडलिंग वगैरह किसी भी नाम पे आप कोई भी आप वहाँ अदालत फदालत करते हो, उनके वो चॉप चॉप स्क्वायर होता है, वहां तो मार देते हो, पब्लिक बेहेडिंग कर देते हो, कि ये कोई तरीका तो है नहीं। अब यहाँ कुछ जॉर्डनी भी थे, कुछ पाकिस्तानी थे, और कुछ सऊदी भी थे, कुछ कुछ कंट्रियों के तो नेशनलिटी भी नहीं पता कि किसको मारा। अब 144 लोग वो मार चुके हैं एज ऑन डेट इस साल में, विच इज सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। तो इस पे जाके कहीं ना कहीं दुनिया में आक्रोश आ रहा है, अब कर क्या रही है, क्या ये कब तक चलेगा? क्योंकि समस्या ये है कि सऊदी प्रिंस के अगेंस्ट यूएसए ने जो बोला था मैं एक्शंस लूंगा, उन पे केस चलाऊंगा, उन पे उनके सैंक्शंस लगाऊं, कुछ हुआ नहीं, बट नोपेक हो रहा है। अब नोपेक के होते हुए एमएसबी अपनी ऑप्शंस देख रहे हैं कि अगर ये हो गया तो मैं जाऊंगा कहाँ। उन्हें यहाँ ये समझ आ रहा है, यार यूएई ने तो एफटीए कर लिया, अब जीसीसी में डोमिनेंट पावर्स होने लगे, बाकी 4 कंट्रियां छोटी है, इतना बड़ा उनका वर्चस्व है। कुवैत की बात करें, बहरीन की बात करें, इनके साथ हमारा ट्रेड भी बहुत ज्यादा है नहीं। अब इन्हें लगा यार ये यूएई वाले तो कर ली, इनका एडवांटेज ना आ जाए। अब सऊदी क्या कर रहा है कि ये जो ट्रेड टॉक्स है, काफी दिनों बाद इसको एक्टिवेट कर रहा है। हमने भी चाहा, ऐसा नहीं हमारे इंटरेस्ट में भी, क्योंकि इन कंट्रीज के साथ मिलकर हमारा $154 बिलियन का ट्रेड है जीसीसी कंट्रीज के साथ, कि इसको हम एक्टिवेट कर ले। इसमें दो बड़े हैं, मतलब यूएई और सऊदी अरबिया। यूएई के साथ ऑलरेडी है, फ्री रुपी ट्रेडिंग की भी बात हो रही है। मेरे को जो लगता है, जो मेरा आइडिया है, अब की बार सऊदी अरब चाहता है कि जीसीसी के साथ एक एग्रीमेंट हो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, ताकि उसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसका प्रोटेक्ट होगा? सऊदी अरब का। क्योंकि सऊदी अरबिया ये जानता है कि अगर एशियन ट्रेड का मार्केट शेयर इंडिया में बढ़ता गया, देयर इज नो वे यू कैन रिवर्स इट, आप इसको रिवर्स नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंडिया एशिया की इतनी डिपेंडेंस है, इतना स्ट्रेटेजिक टाइप। और ये मत भूलिए आजू जी, हमें करीब साल में वी सेव $54 बिलियन, $54 बिलियन बाय फ्रॉम बाइंग रशियन ऑयल। दिन में $150 मिलियन बचाते हैं रशिया से तेल खरीद के। तो अब ऐसी परिस्थिति में इसको वो एक्टिवेट किया गया है। अब हमारी जरूरत क्या होगी? अब हम उनसे क्या इंपोर्ट करते हैं? कुछ प्रेशियस स्टोन्स, मेटल्स और तेल। और हमारा वहां एक्सपोर्ट क्या है? जेम्स एंड ज्वेलरी। आप जानते हैं सबसे ज्यादा डायस्पोरा इंडिया का बाहर होता है। करीब करीब जो इंडिया का डायस्पोरा बाहर है, एज पर माई एस्टिमेट्स, और जो नंबर है वो 16 मिलियन है। और 16 मिलियन में से लगभग लगभग 40 से 50% डायस्पोरा गल्फ कंट्रीज में है, राइट। इंडिया के पास लास्ट जहां तक मुझे याद है $86 बिलियन आए थे रिपैट्रिएशन, मतलब उम्मीद है कि ये बढ़ेगा, अराउंड $100 बिलियन से रिपैट्रिएशन आएगा, जो लोग पैसा बाहर से घर भेजते हैं। अब इसका 30-40% आ रहा है गल्फ कंट्री से। अब उन्हें क्या चाहिए? उन्हें सर्विसेज, गुड्स सर्विसेज और मैन पावर चाहिए। खाना कहाँ से जाता? गल्फ का, यहाँ से जाता। फूड कहाँ से जाता? मीट कहाँ से जाता? काफी चीजें ईटेबल जो है गल्फ कंट्रीज की, वहाँ खेती वेती तो होती नहीं, ये सारा यहाँ से जाता है। अब इन सब चीजों को देखते हुए उनका भी इंटरेस्ट है, और हम पुश क्या करेंगे? हम पुश करेंगे रुपी ट्रेड के लिए। मैं आप हमसे रुपये में ट्रेड करो। अब सऊदी अरब ने ये अच्छी, मेरे हिसाब से एक अच्छा मूव इनिशिएट करवाया, क्योंकि पावरफुल कंट्री वही है वहां में सबसे, कि मैं रुपये में ट्रेड ना करूं, अमेरिका को एंटेनाइज करते। पर अगर जीसीसी रुपये में ट्रेड करता है,
तो मैं तो भैया उसका पार्ट हूँ, मुझे क्या पता, ये तो कंसोर्टियम ने किया है ना। ये वही वाली बात है, जर्मनी में, यूरोपियन यूनियन में जर्मनी अपना सत्ता चलाता था और नाम लगता था यूरोपियन यूनियन का। जब तक एंजेला मर्केल थी, उन्होंने एक बार भी चाइना या चाइनीज वायरस का नाम नहीं लिया। क्यों? पूरे यूरोपियन यूनियन का ट्रेड डेफिसिट था चाइना के साथ, पर जर्मनी का ट्रेड सरप्लस था। अब देखिए ओलाफ पहुंच गए ना जर्मनी, पहुंच गए ना चाइना, सॉरी, क्योंकि 40% उनका रॉ मटेरियल जो आता है वो चाइना से आता है, और तो कोई नहीं गया। मैक्रोन का अगर आप नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट देखें फ्रांस का, बिल्कुल अमेरिका के लाइन पे है। पर यहाँ ओलाफ कहाँ पहुंच गए? चाइना, जी जिनपिंग को सलाम करने। जो मैं शुरू से कहता था, यूरोपियन यूनियन को आप माइनर जर्मनी देखिए, और वो पॉइंट सत्य होता है, इट्स प्रूव्ड है। यू हैव टू लुक यूरोपियन यूनियन माइनर जर्मनी, बिकॉज़ जर्मनी का इंटरेस्ट ऑलटुगेदर डिफरेंट है। यहाँ भी सिमिलर उसी पैटर्न में सऊदी अरबिया अपना इंटरेस्ट कवर करना चाहती है यूजिंग जीसीसी, नॉट कमिंग इंडिविजुअली, बिकॉज दैट माइट एंटेगनाइज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट अगर एक जीसीसी ये करती है तो भाई फिर तो मैं तो जीसीसी का पार्ट हूँ, मैंने थोड़ी नहीं कही, ये तो पंचों की राय है, पंचों की राय है, मेरी थोड़ी ना इंडिविजुअल राय है। तो ये चीजें हो रही है, और ये ट्रेड आने वाले टाइम में जो है, आई थिंक अगर मैं आज देखूं, सऊदी अरबिया हमारा चौथा पांचवा ट्रेडिंग पार्टनर है, कभी चौथा होता है, कभी पांचवा होता है, कभी छठा होता है, थोड़ा आगे पीछे जाता है। बाकी बहरीन तो काफी नीचे, कुवैत काफी नीचे, क्योंकि तेल उनसे हम लेते हैं। और आपने पीछे देखो, पूरी साहब ने एक बड़ी एक इंटरेस्टिंग गूगली डाली थी। उन्होंने बोला भाई जितना मैंने तेल करीब $20 बिलियन का लिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, उतना ही मैंने लिया ओपेक से। ओपेक का लगभग आधा मैंने लिया यूएसए से $20 बिलियन में। हमें रशिया सस्ता तेल दे रहा तभी तो लिया। तो इशारा कहाँ की तरफ था? भाई अगर बाकियों को मार्केट शेयर चाहिए तो सस्ता दो, या रुपयों में लो, कुछ तो करो। नहीं तो जो सस्ता दे रहा है, जहां से काम करके मैं $54 बिलियन, आजू जी बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर हमें $150 मिलियन दिन का बच रहा, हम तो वहां जाएंगे। $4.5 बिलियन महीने का, $54 बिलियन साल का, $54 बिलियन तो बहुत होते हैं। तो हम तो वहां जाएंगे ना फिर। और अभी आप देख रहे हैं जो वर्ल्ड में इकोनॉमिक टर्मोइल आ रहा है, जो चीजें हिल रही है, और आप देखें दिन ब दिन आप, खैर मीडिया में आप तो मेरे से अच्छी तरह से देखती होंगी, दिन ब दिन रोज एक एक नेगेटिव खबर चाइना की आई जा रही। वहां चाइना में लफड़ा हो रहा है। फॉक्सकॉन की फैक्ट्री में आपने देखा कि पुलिस से भिड़ंत हो गई, वो वाटर कैनन्स लाई गई, कोई तो कह रहे लोग मारे भी गए फायरिंग में। पता नहीं ये सच है, क्योंकि चाइना से कुछ आता नहीं। वहां जो 1.5 लाख लोगों को उन्होंने बंद कर रखा था, आधे लोग तो भाग गए, 1 लाख लोग तो कूद फांद के भाग गए, वहां कचरे के ढेर लगे हैं। तो वहां जो चाइना में ये जो गुंगजू में हो रहा है, अब जो एप्पल की फैक्ट्री में हो रहा है, फॉक्सकॉन की फैक्ट्री में हो रहा है, चाइना में रोज एक एक बुरी खबर अब निकलती जा रही। मतलब अगर आप रेत कितने में हाथ बंद कर लो, अगर आप आरजू जी रेत को पकड़ोगे हाथ में, जितना हाथ टाइट करोगे तो रेत कहीं ना कहीं से निकलेगी। चाइना की परिस्थिति वही हो रही है। तो ये चाइना की परिस्थिति, यहाँ रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है। और एक और चीज मैं बता दूं, एक चीज देखिएगा, ये आपको दर्शकों को भी कह रहा हूँ, रशिया का पहला न्यूक्लियर पावर्ड आइस ब्रेकर दे हैव लॉन्च्ड कल परसों। तो रशिया की नजर आर्टिक पे है, रशिया की नजर आर्टिक पे थी, है और रहेगी। यहाँ रशियन यूक्रेनी वॉर चल रहा है, वहाँ लगभग रशिया ने आर्टिक सी में कब्जे की कवायद करा है। आर्टिक सी में बहुत बड़े पेट्रोलियम के रिजर्व्स हैं। अब इस सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, व्हाई आइस ब्रेकर, बिकॉज दिस ऑल रिलेटेड टू पेट्रोलियम। अगर आप इन सब चीजों को स्टडी करें, चाइना को, रशिया के आर्टिक पे कब्जे को, रशियन ऑयल को, और नोपेक को, और जीसीसी को, अचानक जीसीसी को इसलिए एक्टिवेट किया गया ताकि दे डोंट वांट टू लूज एंड मिस ऑन द बस, राइट। और वहां पे अमेरिका से उनके साथ रशा कशी तो चल ही रही है जो बाइडेन के साथ, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। और ये सब चीजें हो रही है, तो इसीलिए जो मैंने मेरा कहता है, दिस इज हाउ इट इज काइंड ऑफ शेपिंग अप। लेकिन सर अब इंडिया के जो है वो गल्फ कंट्रीज के साथ भी रिलेशंस काफी बेहतर हम देख रहे हैं कि होते चले जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। वरना पहले तो बहुत पाकिस्तान में स्पेशली लोगों को लगता था कि बीजेपी की गवर्नमेंट है और अगर नरेंद्र मोदी जी हैं तो शायद मुस्लिम कंट्रीज के साथ इतने टर्म्स नहीं होंगे, लेकिन हमने उसका अपोजिट देखा। अवार्ड्स भी दिए उन्होंने, कई लोगों ने जो है कई कंट्रीज की तरफ से, और टर्म्स भी हमने देखा कि बेहतर हो रहे हैं। उसकी आप क्या समझते हैं? उसकी रीजन ये है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं वो भी अब थोड़ी मेच्योर हो गई हैं और वो सिर्फ एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उसमें वो रिलीजन को मिक्स नहीं कर रहे, ये रीजन हो सकती है? या आप समझते हैं कि इंडिया की तरफ से कोई इस तरह की बात की गई है जिसकी वजह से इस्लामिक कंट्रीज जो है वो इंडिया के साथ कंफर्टेबल फील करती है? देखिए, तीन कारण है आरजू जी। पहला कारण है, आज के अगर आप जियो पॉलिटिक्स देखिए तो चाइना इज गोइंग डाउन द ड्रेन, चाइना इज स्लिपिंग, यूएस स्टैग्नेट हो गया है।
अगर आप 50 से 100 साल का ग्रोथ देखें कहाँ है, मार्केट देखें इंडिया, और दूसरा कंट्री कोई है नहीं। ये अब इकोनॉमिक पैरामीटर्स बता रही है, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। अब आप ये भी देख रहे हैं कि अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज में, ये अब खुले आम अब ये बात हो रही है कि जो चाइना नंबर देता है फर्जी, मैं तो शुरू से कहता था फर्जी नंबर देता, अब तो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में थिंक टैंक्स में खूब आम बात हो रही है। लोग तो ये कहते हैं कि 60-70% तक ये फर्जी हो सकता है ये नंबर जीडीपी का, क्योंकि चाइना का जीडीपी एक ऐसा जीडीपी है जिसको 5 इदारे 5 नंबर देते हैं, बाकी किसी के जीडीपी में ऐसी एम्बिग्युइटी नहीं होती, चाइना का ही ऐसा होता है। तो अब चाइना इज स्लिपिंग, यूएस इज स्टैग्नेटिंग, मार्केट इंडिया है, पॉइंट नंबर 1। तो मोर ऑफ कंपल्शन। पॉइंट नंबर 2, जो मोदी जी का आउटरीच है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो बहुत बेहतरीन रही है। दैट इज फॉर ट्रेड एंड बिजनेस। आपका मजहब आपके घर में, मेरा मजहब मेरे घर में, काम करना है, काम करते हैं, काम करना चाहिए। तो ये चीज जो है, ये देखिए, ही इज नॉट अपोलोजेटिक ऑफ फॉर बीइंग ए हिंदू। वो उन्हें वो नहीं कि मतलब मैं ना वो सेकुलर दिखूं, मैं वो एथिस्ट दिखूं, ऐसे उस कवायद में वो घूमते नहीं है। वो हिंदू है, प्राउड हिंदू है, और ही वेयर्स हिज रिलीजन ऑन हिज स्लीव, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई मुसलमान है, ही वेयर्स हिज रिलीजन ऑन हिज स्लीव, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट ये जो एक पहले एक भारत में कोशिश होती थी अपने को मोर लॉयल देन द किंग, सेकुलर से भी सेकुलर दिखाने की, अरे वो मोदी जी ने नहीं की। तो इस चीज को दुनिया ने रेस्पेक्ट की, इस चीज को दुनिया ने रेस्पेक्ट, भाई ये कोई डबल चरित्र नहीं दिखा रहा, कोई दो चेहरे नहीं है, कोई छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है जी। और तीसरी बात है जो आपने बहुत बेहतरीन पॉइंट बोला अर्जुन जी, कि इन्होंने रिलीजन को फॉरेन पॉलिसी के साथ मिक्स नहीं किया। उन्होंने लगाया रिलीजन बेस्ड फॉरेन पॉलिसी इज नॉट सस्टेनेबल। एग्जांपल है पाकिस्तान, पाकिस्तान की रिलीजन बेस्ड फॉरेन पॉलिसी तो सस्टेनेबल है नहीं। अब आप देखिए, अब खलीफा की बात करें, अर्दोगन की 84% इन्फ्लेशन पीछे छू गया, 84% हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। 84% इन्फ्लेशन का मतलब है हर महीने में चीजें डबल हो रही है ऑलमोस्ट। तो ये वहां की हालत है। ये देखिए, आप रिलीजन के नाम पे आप चीजें नहीं चला सकते। तभी बाजवा साहब की बिलियनर बन गए 6 साल में। मुझे लगता है बाजवा साहब की जो नेटवर्थ है वो कंट्री की नेटवर्थ से ज्यादा है। मैं नेशनल टीवी पे हमारे डिबेट था, तो मैंने कहा यार, जो हमें पता वो तो टिप ऑफ आइसबर्ग पता है ना, 10%। अब जो बेनामियां उनके नाम पे नहीं है, जो प्रॉपर्टी है, जो फॉरेन में एसेट्स है, गोल्ड है, डायमंड्स है, जेम्स है, ज्वेलरी है, हजारों बेनामियां, वो किसको पता है? ये तो वो पता ना जो नाम पे है। जो नाम पे नहीं है, नाम पे तो ऐसे 10% रखेंगे, 90% कहाँ है? और अब आप ये जो अभी इसका एक और लॉजिक भी समझ आया अर्जुन जी। आप कह रहे जी हमें सऊदी अरबिया 4 बिलियन दे रहा, आप कह रहे हैं हमें चाइना 10 बिलियन दे रहा, 14 बिलियन, 20, हमें फ्लड के लिए चाहिए 20 बिलियन। तो लॉजिकली आपका काम तो हो गया, पर आप आईएमएफ से 34 बिलियन मांग रहे हैं। तो मतलब चाइना और सऊदी अरबिया से तो राउंड ट्रिपिंग ऑफ मनी हो रही है ना, फिर असली वाकई में पैसा तो आ नहीं रहा, फिर हम आईएमएफ से 34 बिलियन क्यों मांग रहे हैं? तो ये वाली चीजें जो है, तभी ये समझ आया कि इतने बिलियन जो आते हैं पाकिस्तान में गायब कहाँ होते हैं। आज भी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी 75% आ गई। आज आपने निमोरा की रिपोर्ट देखी हुई, निमोरा की रिपोर्ट में आज की बात कर रहा हूँ, टुडे 6 कंट्रीज आर विच आर फेसिंग एक्सट्रीम कैश क्रंच। नंबर 1 इज पाकिस्तान। या 75% डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, या एक्सट्रीम कैश क्रंच, ये निमोरा कहता है। और ये 75% कैश क्रंच तो सब कह रहे हैं। और बाय द वे, जितनी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, S&P, मूडीज वगैरह, ये सब चाइना से दफ्तर बंद करके जा रही। क्यों? आपको पता क्यों अर्जुन जी? कह रहे भाई हमारी पे ही लोग सवालिया निशान लगा रहे हैं कि तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि चाइना का नंबर का हमें कुछ पता नहीं लग रहा। उन्होंने मतलब ना हार मान ली, हाथ धो के जा रहे, कह रहे जय राम जी की, कुछ नहीं करना है। ये सच है, मैं आपको बता रहा, सारे निकल रहे चाइना से। कह रहा भैया यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये ऐसी स्थिति में दुनिया में जो अब एक व्हाट यू कॉल एक स्ट्रेटजी बेस्ड या एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड फॉरेन पॉलिसी चला रहा, माइनस रिलीजियस बेस्ड, वो कामयाब रहेगा। जो नहीं चला रहा उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। हमारी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने पाकिस्तान, और ये रही अफगानिस्तान, रिलीजन बेस्ड रहे हमेशा। नाइजीरिया, अब क्या इकोनॉमी की हालत है आपको पता है। नाइजीरिया में तो फिर भी तेल है, पाकिस्तान अफगानिस्तान में तो तेल भी नहीं है। लेकिन सर आपको लगता है कि जो चाइना के साथ इतने ज्यादा टर्म्स अगर आपके खराब हो रहे हैं, उससे ये और बात है कि आप लोगों की ट्रेड अभी भी चल रही है चाइना के साथ, जो कि पाकिस्तान के साथ नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी तरफ से इस जिस तरह की मतलब बात की जाती है चाइना के लिए, तो आपको लगता है कि चाइना वाकई में इतना कमजोर हो गया है कि अब भारत को उसकी फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, या उससे बचने की जरूरत ही नहीं है? आपको अब वो अपने मुकाबले में एक मजबूत दुश्मन के तौर पे नजर नहीं आता क्या? देखिए, दुश्मन तो हमारा एक ही है, वो तो चाइना है। पाकिस्तान की तो न्यूसेंस वैल्यू, पाकिस्तान इज नॉट एनिमी। पाकिस्तान लड़ नहीं सकता ना, 4 दिन का एम्यूनिशन नहीं आपके पास, लड़ेंगे कहाँ से? अब रही बात चाइना की, चाइना का थ्रेट परसेप्शन विद एवरी डे इज डिक्रीजिंग,
क्योंकि चाइना को जिंदा रहने के लिए दो चीजें चाहिए उसकी, जैसे हम पहले कई बार बात कर चुके हैं, अब आप वो चीजें आर गेटिंग प्रूव्ड एवरी विद एवरी पासिंग डे। मैंने बोला था चाइना की दो बड़े फ्लॉज है, मेजर टू फ्लॉज। वन, देयर इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। वो एक इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी नहीं है। इंडिया इज मोर ऑफ ए इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी। वी आर अ वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन एंड वी हैव दिस आत्मनिर्भर भारत, जिसमें हम दिन ब दिन सेल्फ रिलायंट आ रहे हैं। और आजू जी लास्ट टाइम भी मैंने बोला था, अब काफी लोग इस पर बात करने लगे हैं, द टाइम ऑफ कनेक्टेड वर्ल्ड इज गेटिंग ओवर। एक टाइम वेस्ट की जरूरत थी, कनेक्टेड वर्ल्ड उन्होंने बनाया, पर अभी जो जियो पॉलिटिक्स हम देख रहे हैं, कनेक्टेड वर्ल्ड दिन ब दिन इसका भूत उतरेगा। पहली बात। दूसरी बात, चाइना का आर्सेनल इज नॉट रिलायबल। इन दो चीजों के होते हुए चाइना का थ्रेट परसेप्शन एवरी डे इज गेटिंग लोअर। ये ऐसा ऊंट है जो अपने वजन के नीचे खुद दब रहा है, तो हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। बट चाइना हमारा दुश्मन है, उसमें कोई डर नहीं है, मतलब कोई डाउट नहीं है। और पावरफुल एनिमी है, ऐसा नहीं कहेंगे पावरफुल एनिमी नहीं है, बट विद एवरी पासिंग डे देयर क्लाउड इज डिक्लीटिंग, व्हिच इज गुड फॉर अस एंड आवर पावर इज इंक्रीजिंग। वो तो हम कहीं शो कर चुके हैं क्या क्या हम ला रहे हैं, क्या नहीं ला रहे, तो अगेंस्ट चाइना। और बिल्कुल। वो तो हम किसी डिटेल में उसमें फिर नहीं बट स्टिल अब बहुत बहुत सी कंट्रीज अभी भी ये नहीं समझती कि चाइना इतना ज्यादा कमजोर हो गया है, या चाइना को बिल्कुल इस तरह से समझ लें कि इसकी हर चीज जो है वो ऑलमोस्ट जैसे वो खत्म होने पे जा रहा है। ये चीज अभी भी इम्प्रेशन जो है वो कहा जा रहा है कि भारत को गलत इम्प्रेशन है। अब आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, नॉट मी, तो आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन फिर भी खैर पाकिस्तान को तो वैसे भी खैर एनिमी नहीं कहना चाहिए, और ना ही पाकिस्तान को भारत को कहना चाहिए। लेकिन आपके लिए इस वक्त ज्यादा जो चैलेंज है वो आपके लिए चाइना है, और हमारे लिए जो ज्यादा चैलेंज है वो इस वक्त अफगानिस्तान का बॉर्डर है। भारत का बॉर्डर हमारे लिए इस वक्त चैलेंज नहीं है। इस पे आप समझते हैं कि ये चीज सही है, ये बात सही है, इस पे आप एग्री करेंगे? देखिए, अगर हम थर्ड परसेप्शन की बात करें विज़ावी पाकिस्तान एंड चाइना टू इंडिया, एक राइट में एक लेफ्ट में है, तो पाकिस्तान हैज न्यूसेंस वैल्यू, नॉट इज नॉट अ थ्रेट। थ्रेट परसेप्शन इज ओनली फ्रॉम चाइना। मैं तो ये मानता हूँ आज के डेट में। दूसरी बात आपने कही है, देखिए आपका थ्रेट परसेप्शन तो आपकी मिलिट्री है। आप देखिए, जब तक आपका मिलिट्री पे कंट्रोल रहेगा, आपका थ्रेट परसेप्शन आपकी किससे बनेगी नहीं। पहले जो लोग कहवा पी के आते हैं दो दो बार, आज वहीं वहां तीन तीन, आपने मुझे लगता है तीन तीन आर्म ब्रिगेड्स वहां डिप्लॉय कर दिए आपने। मैंने देखा था वो तालिबानी खंबे उखाड़ रहे थे आपके वो डूरियन लाइन के, वो वीडियो भी आपके एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट की थी, वो खंबे उखाड़ रहे थे आपकी लाइन के। तो ये जो चीजें हैं, आपका थ्रेट परसेप्शन इज बिकॉज ऑफ योर ओन हरकत। क्योंकि वो अहमद अल जवेरी से नाराज हैं कि भाई ड्रोन कहाँ से आया, पैसे किसने लिए, कहवा पी के गए और पैसे हमें दिए नहीं, हिस्सा हमें मिला नहीं, और आपने उन्हें कुछ दिया नहीं अब तक, आप भी उनको छुरा नहीं दे रहे हो। आपने कहा यू हैव बीन लिबरेटेड, शैकल्स वैकल्स, मदद तो कुछ कर नहीं पाए, चाइना कुछ मदद कर नहीं रहा। फिर भी हमने तो वीट पहुंचाया, दवाइयाँ पहुंचाई, ब्लैंकेट्स पहुंचाई, काफी कुछ जो हमसे बनता हमने किया। तो आज वो जो आप लग रहे हैं यार, वो कह रहे हैं पाकिस्तान हमें फंसा के बैठा है। पाकिस्तान नहीं फंसा है, पाकिस्तान की मिलिट्री ने फंसा है। जब जरूरत है हमें यहाँ यूज करते हैं, जब जरूरत है हमें वहां यूज करते हैं। हम बेवकूफ है क्या? तो ये आपकी मिलिट्री वाला क्रिएटेड फ्रैंकेस्टीन है, व्हिच योर मिलिट्री हैज टू सेटल व्हिचएवर वे, बात करके या लात व्हाटएवर वर्क्स, दैट इज योर कॉल। जहां तक हमारा वैल्यू है, आप पाकिस्तान और चाइना के बीच में, ऑब्वियसली चाइना इज एन इशू टू बी लुक्ड इनटू, नॉट पाकिस्तान। बट अर्जुन जी, चाइना कितना भी कमजोर हो जाए, देखिए आज नॉर्थ कोरिया से एक चीज सीखने की है, नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमिक औकात कुछ भी नहीं है, पर थ्रेट वैल्यू उसकी है। ठीक है, तो चाइना की थ्रेट वैल्यू तो है, चाइना कितना भी कमजोर होगा, पर जो मिलिट्री थ्रेट वैल्यू है वो रहेगी, राइट। बट अनलेस एंड अनटिल चाइना ब्रेक्स अप इनटू फ्यू कंट्रीज, वो भी कुछ टाइम में होगा, जब तक ये नहीं होता चाइना की थ्रेट वैल्यू डेफिनेटली रहेगी। और जब वो ब्रेकअप होगा, फिर उन कंट्रीज में क्या होगा, डेमोक्रेसी आएगी नहीं आएगी? देखिए, डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर रिलेटिवली बेटर एंड इजियर टू वर्क विद देन ऑटोक्रेसीज, क्योंकि वहां तो एक बंदे की हुकूमत चलती है। अभी ये देखिए, कल बाजवा साहब का लीक पता नहीं अचानक कहाँ से आया, और कल लीक आया और आज नाम आ गए। देखिए, जादू तो ऐसे ही होता है ना, पहले नाम वाम नहीं आ रहे थे, लीक आते ही नाम आने शुरू हो गए, 6 नाम आज घूम रहे थे। तो पहले तो ये आप इतने दिन तक नाम वाम भी नहीं आ रहे थे। नहीं तो सर, ये 6 नाम तो उससे पहले भी घूम रहे थे, और बात है कि अनाउंस नहीं किए गए थे, हाँ, लेकिन ये 6 नाम अंदाजे लगा रहे थे लोग। देखिए आजू जी, जब तक ऑफिशियल ना करे, कागज पे न डाले, तब तक कुछ हाँ, होता नहीं, नहीं है। ऑफिशियली हाँ, नहीं आए थे, ऑफिशियली हाँ, नहीं तो आए थे। देखिए, एक लीक का जादू क्या हो गया, आपने पिक्चर का ट्रेलर क्या दिखा दिया, आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, नाम आ गए सामने। देखिए, जादू 24 घंटे में होता है, जादू 24 घंटे में होता है। जो हम भी कह रहे थे आपसे आजू जी, अब तो 21 हो गई, 22 हो गई, 23 हो गई, 5 दिन बचे, 7 दिन बचे, कोई नाम नहीं दिख रहे, नहीं होगा होगा होगा।
पर फिर अचानक कल लीक हो और 24 घंटे में सारे नाम आ गए। देखिए, नाम आने का मतलब बाजवा साहब को एक्सटेंशन तो मिलेगा नहीं। अब देखिए, इतना 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 बड़ा ओहदे पे बैठे थे और इतने, मतलब अगर मैं कंपेयर करूं स्वर्गीय बिपिन रावत जी से, उनके अकाउंट में तो 3.5 लाख रुपए मिले थे, जबकि बिपिन रावत जी के फादर भी जनरल रह चुके हैं और एक मकान है उनका, वो सबको पता है, इनके उनके खुद के फादर भी रह चुके हैं सर, इनके ससुर भी रह चुके हैं। सिर्फ पर नहीं। ये देखिए ना, यहाँ तो डॉलरों की, बिलियनरों की बात हो रही, वहां तो 3.5 लाख रुपए $5,000 भी नहीं होते। मतलब ये मैं बिल्कुल दोनों ठीक। कंपैरिजन वैसे होना नहीं चाहिए, बट मैं एक जस्ट कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो ये चीजें जब पब्लिक में, फोरम में आती है, खुद तो लोग खुद अंदाजा लगाए, खुद समझे कि क्या चीज हो रही, क्या चीज नहीं हो रही है। और मेरा ये मानना है अभी काफी टाइम तक चाइना विल बी अ थ्रेट टू इंडिया, एंड इवेंचुअली इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चाइना विल सेटल ऑन इट्स ओन, या अगर जरूरत ना पड़े तो हमें करना पड़ेगा, बट चाइना का थ्रेट परसेप्शन रहेगा। बट विद एवरी पासिंग डे इट इज डिक्रीजिंग, बिकॉज जितनी चाइना की बिल्कुल। इकोनॉमी होगी, कमजोर हो रही, उतना उनकी मिलिट्री को एम्पावर नहीं जी। कर पाएंगे। आज देखिए, आज वो अपने 2 लाख वर्करों को तो सबसे बड़े कारखाने में अपने कंट्रोल कर रहे हैं, गोंगजू में जो सड़कों पे हो रहा है, और वहां से आप जानते हैं आरजू जी कुछ आता नहीं बाहर। और ये जो मैं आपको इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी कह रहे हैं उन्होंने दफ्तर क्यों बंद किया, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। मतलब उनका ऐसी हालत हो गई यार, हमारी ही रेपुटेशन दाव पे लग गई है कि अब मतलब अगर मैं एसएनपी हूँ, मैं दुनिया भर में एक्रेट हूँ, मुझे चाइना का नहीं पता, क्योंकि अभी चाइना की जीडीपी की बातें ओपन फोरम में हो रही है, किसी को नहीं होनी पता भी कि चाहिए सर, होनी भी यही चाहिए, लोगों को बिल्कुल किसी को मालूम नहीं होना पता क्या हो चाहिए। रहा है वहां पे। और मुझे बिल्कुल। एक बार बताइए, तो क्या हम आज कंक्लूड नहीं कर सकते कि चाइना की वैक्सीन फर्जी थी, फेलियर थी? अगर दुनिया भर में वैक्सीनों ने कोविड को कंट्रोल कर लिया, चाइना में क्यों नहीं किया? तो कुछ तो गड़बड़ है, कहीं तो गड़बड़ है। बिल्कुल, मतलब लेकिन सर ये भी सर आहिस्ता-आहिस्ता ही होगा कि ये बातें बाहर निकलेंगी और लोगों को निकलेगी, पता लगेगा। बिल्कुल। निकल रही है आरजू जी, रोज निकल रही है। अब तो ऐसा है कि रोज कुछ ना कुछ। और एक एक बात मैं आपको आज आपके शो पे बोल दूं, मतलब आई एम नॉट काइंड ऑफ 100% श्योर ऑन दैट, बट देयर इज अ वेरी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी 1.3 ट्रिलियन डॉलर का चाइना का लोन है ये बुलेट ट्रेन वाला। एंड देयर जी। इज अ वेरी स्ट्रांग रूमर इन द ग्रेप वाइन, मैं ग्रेप वाइन ही बोलूंगा, कि दे माइट डिफॉल्ट ऑन दिस लोन पेमेंट, क्योंकि बीआरआई अगर ये डिफॉल्ट हो गया, बीआरआई, ओबीआर, सीपेक, गुड बाय। अगर लोन ही डिफॉल्ट हो गया तो आप खुद समझिए। तो देखते हैं सर, ये भी पता देखते हैं क्या, लगेगा थोड़े ही दिनों में। जी। थोड़े दिनों जी, में पता लगेगा। बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज जॉइन किया। थैंक यू सो मच, बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।